Assalamu alaikum to everyone. So today again we are going to talk about resources and development. This is our second lecture. So पहले लेक्चर में हमने रिसोर्सेज को डिफ़ाइन किया कि रिसोर्स क्या होता है, ठीक है, और उसमें हमने डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो उसमें मैंने कहा कि थोड़ा मैं रिवाइज़ आपको कराऊं कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स, यानी कि कोई भी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और उस चीज़ से अगर हम ह्यूमन्स की नीड जो है हम उसको यूज़ करके हमारी अपनी नीड को फुलफ़िल कर सकते हैं, उसको हम रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि रिसोर्सेज का वैल्यू होता है, ठीक है। वैल्यू का मतलब है कुछ रिसोर्सेज का इकोनॉमिकल वैल्यू भी होता है, यानी कि कुछ रिसोर्स का इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। यानी कि कुछ रिसोर्स से हम पैसे कमा सकते हैं, कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनसे हम पैसे नहीं कमा सकते, लेकिन दोनों से हम अपनी नीड को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो सिंपल भाषा में हम यही कहेंगे कि कोई भी रिसोर्स अगर उससे हमारी नीड फुलफ़िल होती है, चाहे उसका इकोनॉमिकल वैल्यू है या नहीं है, लेकिन अगर वो हमारी नीड फुलफ़िल करता है उसको हम रिसोर्स कहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने कहा कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट का मतलब है जब हम रिसोर्सेज में पॉजिटिव चेंज लाते हैं, जब हम रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके, यानी कि मैक्सिमम रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है, जो हम नेचर से लाते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके। तो डेवलपमेंट वो चीज़ होती है, डेवलपमेंट रिलेट है किससे, रिसोर्स से, क्योंकि डेवलपमेंट से ही हम रिसोर्सेज में चेंज लाते हैं, उनको अपने काबिल बनाते हैं और जिसके बाद वो हमारी नीड को फुलफ़िल कर पाते हैं, ठीक है। तो फिर हमने डिस्कस किया था रिसोर्स को हम क्लासीफाई करते हैं या रिसोर्स के कितने टाइप्स है, ये हमने स्टार्ट किया था, लेकिन आज हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसको हमने क्लियर नहीं किया था। तो रिसोर्स को पहले हम देखेंगे। रिसोर्स को हम कुछ हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ठीक है, ऑरिजिन के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है ख़त्म होना, रिसोर्स के ख़त्म होने के बेसिस पे भी हम रिसोर्सेज को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्लासीफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है, उस बेसिस पे हम रिसोर्सेज को जो है क्लासीफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स, यानी कि आपने इतना यहाँ पे याद रखना है कि जो रिसोर्सेज है उनको हम कितने हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं। ऑरिजिन के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं, ओनरशिप के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे भी हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन क्या होता है। लेकिन ये जानने से पहले आपने याद रखना है कि जितने भी हमारे फिज़िकल एनवायरनमेंट है में, हमारे नेचर में जितने भी रिसोर्स अवेलेबल है, उनको मॉडिफाई करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि मैंने आपको कहा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, टाइम की ज़रूरत पड़ती है, इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत पड़ती है। इन सारे ये जो यहाँ पे यानी कि टेक्नोलॉजी है, टाइम है, इंडस्ट्रीज़ है, ह्यूमन बींग्स है, ये सारी चीज़ें मिला के हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको मॉडिफाई करते हैं और इससे बाद में उसी रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी नीड फुलफ़िल होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन अब हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बुक के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है, तो अगर आप ये क्लासिफिकेशन देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आपको जो क्लासिफिकेशन ऊपर से हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के बेसिस पे हम रिसोर्स को डिवाइड करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑरिजिन के बेस से, फिर हम नीचे आएंगे, ठीक है। तो अब ऑरिजिन के बेसिस पे हम देखेंगे। तो ऑरिजिन के बेसिस पे, ठीक है, ऑरिजिन के बेसिस पे हम जो है रिसोर्सेज को दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। एक है बायोटिक रिसोर्स और दूसरा है एबायोटिक रिसोर्स, ठीक है। एक है बायोटिक रिसोर्स और दूसरा है एबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक
बायोटिक का ये जो पहला है, ठीक है, ये जो पहला यहाँ पे बायोटिक का बायो है, बायो का मतलब है लाइफ, इसका मतलब है वो रिसोर्सेज जो लिविंग थिंग की कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास लाइफ होती है, हैविंग लाइफ, ठीक है, उनको हम एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। तो नेचर से वो रिसोर्सेज, यानी कि नेचर से वो रिसोर्सेज अगर हम लेते हैं जो लिविंग थिंग की कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास लाइफ है, उन रिसोर्सेज को ऑरिजिन के बेसिस पे हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो अब बायोटिक रिसोर्सेज आपको समझ आया हो चुका है कि यानी कि जो लिविंग थिंग की कैटेगरी में आते हैं, तो पहले ही हम ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग की रिसोर्स है, तो हम भी आएंगे बायोटिक रिसोर्सेज में। दूसरा है यहाँ पे फ्लोरा एंड फाना, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी लिविंग थिंग की कैटेगरी में आते हैं। फिशरीज, लाइव स्टॉक, ठीक है, या जो मैरीन एनिमल्स होते हैं, वो सारे यानी कि वो सारे रिसोर्सेज जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के बेसिस पे बायोटिक कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो ऑरिजिन, ऑरिजिन का मतलब है कि रिसोर्सेज का ऑरिजिन कहाँ से हुआ। रिसोर्सेज का ऑरिजिन दो तरीकों से हुआ, या तो वो लिविंग थिंग होगी या वो नॉन लिविंग थिंग होगी। फिर आगे किस बेसिस पे वो जाएंगे वो हमें अलग से देखना, लेकिन ऑरिजिन के बेसिस पे खाली आपने यही याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा है एबायोटिक रिसोर्स। ए का मतलब जो है, ए यहाँ पे प्रीफिक्स इस्तेमाल हुआ है। ए का मतलब हमेशा होता है नेगेटिव, नहीं, ठीक है, आपने इंग्लिश में याद रखना है। जब भी किसी भी वर्ड के सामने, यानी कि कोई भी वर्ड अगर ए से स्टार्ट होता है, लगभग उसका माने जो है, उसकी मीनिंग जो है नेगेटिव में होती है, नो में होती है। तो एबायोटिक का मतलब है वो रिसोर्सेज दे डू नॉट हैव लाइफ, इनके पास लाइफ नहीं होती है, ठीक है। ये इसका मतलब है नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में, यहाँ पे बुक पे भी लिखा हुआ है, यानी कि वो रिसोर्सेज या वो थिंग्स विच आर कंपोजिड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है रॉक्स है, मेटल्स है, ठीक है, एयर है, वाटर है, सनलाइट है, विंड्स है, ये सारे आएंगे किस कैटेगरी में, एबायोटिक कैटेगरी में। तो एबायोटिक यानी कि ऑरिजिन के बेसिस पे, अब आप यहाँ पे खुद देखोगे ऑरिजिन के बेसिस पे क्या दो हिस्सों में बायोटिक रिसोर्स एंड एबायोटिक, बायोटिक लिविंग थिंग की कैटेगरी में और एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आएंगे, अब हम देखेंगे ऑन द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। इनको आप टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन तो यहाँ पे हमने देखा क्लासिफिकेशन के हिसाब से ऑरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो लेकिन अब इनके टाइप्स हम पढ़ेंगे, यानी कि टाइप्स के बेसिस पे यहाँ पे आएंगे। अब इनके अलग अलग से टाइप्स निकलेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल, ये इनके टाइप्स है, ठीक है। तो ऑरिजिन के बेस पे आपने याद रखना है बायोटिक एंड एबायोटिक, ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन। लेकिन जब इनके पार्ट्स को हम पढ़ते हैं तब इनके वो होता है यहाँ पे टाइप्स, ठीक है। तो ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पहले देखेंगे एग्जॉस्टिबिलिटी क्या होता है। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है, यहाँ पे आपने याद रखना है, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है जब कोई चीज़ खत्म होती है, ठीक है, कोई चीज़ अगर खत्म होती है तो उसको हम कहते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। तो यानी कि जिसका एंड होता है, ठीक है, जिसका जो मॉर्टल होता है, जिसका एंड होता है। तो रिसोर्सेज चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, दोनों एग्जॉस्टिबल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात है फिर हम क्यों इनको डिवाइड करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल। अगर एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है खत्म होना, तो ऑब्वियसली अगर हम कोई रिसोर्स यूज करेंगे चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन, वो खत्म होगा, फिर वो कैसे आएगा, ये बात यहाँ पे है। तो फिर तो एक ही रिसोर्स होना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी एक ही रिसोर्स होना चाहिए था। लेकिन कुछ ऐसे भी रिसोर्स होते हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, अगर एक बार यूज़ करेंगे कुछ टाइम वो लेंगे, वो दोबारा अपने आप को रिन्यू करेंगे, दोबारा अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे कुछ प्रोसेसेस के थ्रू, ठीक है। तब वो इस कैटेगरी में नहीं रहते हैं, तब वो बनते हैं रिन्यू। रिन्यू का मतलब है जो रिचार्ज होंगे, जो रिफिल होंगे, ठीक है, जो अप अगेन होंगे, जो दोबारा से वजूद में आएंगे, जब दोबारा से रिप्रोड्यूस होंगे, उनको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाई
ऑन रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यू का मतलब है रिचार्ज करना। जैसे हम मोबाइल का मतलब मंथली रिचार्ज करते हैं तो ख़त्म होता है फिर दोबारा रिचार्ज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्स एग्जॉस्टिबिलिटी में वो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं, जो अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि अगर उनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम उनको यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद वो अपने आप को कुछ प्रोसेसेस के हेल्प से रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब वो चीज़ यहाँ पे है कि किस प्रोसेस के थ्रू, अगर ये एग्जॉस्टेबल है फिर ये किस प्रोसेस के थ्रू अपने आप को दोबारा से पैदा करते हैं। वो प्रोसेस है फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस एंड मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। यानी कि इन प्रोसेसेस के थ्रू यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज अपने आप को दोबारा से ख़त्म होने के बाद दोबारा से अपने आप को रिन्यू, रिप्रोड्यूस, रिचार्ज करते हैं, रिफिल करते हैं, ठीक है। रिप्लेनिशेबल का मतलब है रिचार्ज करना, रिफिल करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल पहले फिर बाद में देखेंगे फिजिकल प्रोसेस क्या होता है, केमिकल प्रोसेस क्या होता है और मैकेनिकल प्रोसेस क्या होता है। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे? ये आएंगे रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में, ठीक है। यानी कि अगर हम सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं तो सोलर एनर्जी हम मिलियंस ऑफ ईयर्स से इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो अभी भी कर रहे हैं। विंड एनर्जी भी हम यूज़ करते आ रहे हैं तो अभी भी कर रहे हैं। वाटर अगर हम यूज़ करते हैं तो हम दोबारा से हमारे पास प्रेसिपिटेशन के थ्रू वाटर आता है, या अगर हम वाटर यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो हमारे पास आजकल जिनके थ्रू हम इनके जो जर्म्स होते हैं उनको किल करते हैं, मुझे नाम याद नहीं आता है यहाँ पे, तो आप कमेंट में लिखोगे कि उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। जिस फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ ये सारे रिन्यूएबल है। क्यों? अगर ये एक बार ख़त्म होंगे तो ये कुछ टाइम के बाद अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते अपने आप को रिन्यू करने में, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है ये फर्दर सब डिवाइड होते हैं कंटिन्यूअस रिसोर्स में, ठीक है, कंटिन्यूअस रिसोर्स में, ठीक है। अभी ऊपर यहाँ पे मैं बात वो नहीं करूँगा, यानी कि कंटिन्यूअस रिसोर्स क्या होते हैं। कंटिन्यूअस रिसोर्स का मतलब है विंड है, वाटर है, यानी कि ये चलते रहते हैं, ये मतलब इनका फ्लो रुकता नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बायोलॉजिकल रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं जैसे यानी कि नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि वेजिटेशन है, ठीक है, या वाइल्ड लाइफ है, ये भी रिन्यूएबल है लेकिन ये बायोलॉजिकल कैटेगरी में आते हैं। ये भी रिन्यू कर सकते हैं लेकिन इनको थोड़ा टाइम लग सकता है, यानी कि अगर एक बार इनको हम यूज़ करेंगे, ठीक है, यानी कि ये कंटिन्यू नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद फिर अपने आप को कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन जो रिन्यूएबल रिसोर्स में कंटिन्यू की कैटेगरी में आते हैं वो कभी भी यानी कि उनका प्रोसेस रुकता नहीं है। जैसे विंड है तो विंड जो है ये मिलियंस ऑफ ईयर्स से चलता आ रहा है, अभी भी चलता आ रहा है। वाटर मिलियंस ऑफ ईयर्स से ज़मीन पे था, आज भी है, तो इसका प्रोसेस नहीं यहाँ पे रुका हुआ है। अब यहाँ पे है फॉरेस्ट को अगर हम एक बार ख़त्म करेंगे तो उसका फ्लो रुकेगा कुछ टाइम तक, फिर जब हम दोबारा वहाँ पे क्या लगाएंगे, ट्रीज़ लगाएंगे, ठीक है, ट्रीज़ लगाएंगे तो ट्रीज़ टाइम लेंगे ग्रो करने में, तब जाके वो वहाँ पे उनका दोबारा फ्लो बन सकता है। इस हिसाब से आपने याद रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था आपको कि अगर मैं आपको ये क्लासिफिकेशन दिखाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से रिसोर्सेज को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। दीज रिसोर्सेज आर नोन एज रिन्यूएबल और replenishable resources, okay, for example solar, wind energy, water, forest and wildlife। लेकिन ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज फर्दर सब डिवाइड होते हैं कंटिन्यूअस रिसोर्स में और बायोलॉजिकल रिसोर्स में, ठीक है। कंटिन्यूअस रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स में वो रिसोर्स होते हैं अगर हम कंटिन्यूअसली इनको यूज़ करेंगे तो इनका फ्लो कम नहीं होता है, कमी आती है, लेकिन इनका जो यूज़ करने का जो हम यूज़ कर रहे हैं
वो रुकता नहीं है, फ्लो कंटिन्यू रहता है। लेकिन बायोलॉजिकल कैटेगरी में जो रिन्यूएबल रिसोर्स आते हैं, अगर हम उनको एक बार यूज़ करेंगे वो ख़त्म होंगे, कुछ टाइम के बाद हम उनको दोबारा कंटिन्यू बना सकते हैं, लेकिन उनका फ्लो कुछ टाइम तक रुक सकता है। लेकिन जो कंटिन्यूस की कैटेगरी में आते हैं, जैसे एयर है, वाटर है, ठीक है, या विंड एनर्जी है, इनका फ्लो नहीं रुकता है, कम हो सकता है लेकिन रुकता नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप कहोगे सर कैसे इनका फ्लो कम होता है, जैसे वाटर, आज से कुछ साल पहले जो फ्रेश वाटर था वो 3% था, ठीक है, आज 1% है। इसका मतलब है कि वाटर अवेलेबल है, ये रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी, ये अवेलेबल है, लेकिन इसमें कमी आई है 2%, लेकिन फ्लो नहीं रुका है, ठीक है। अब है, पहले यहाँ पर मैं केमिकल प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। केमिकल प्रोसेस क्या होता है? केमिकल प्रोसेस का मतलब होता है जब किसी चीज़ में चेंज आती है, यानी कि केमिकल प्रोसेस एक मेथड है जिसके थ्रू हम किसी चीज़ में चेंज लाते हैं, ठीक है। उसमें जो केमिकल्स होते हैं उनमें चेंज लाते हैं, केमिकल कंपाउंड उसमें चेंज लाते हैं। मगर केमिकल प्रोसेस खुद भी आ सकती है, ये इटसेल्फ भी हो सकता है। केमिकल प्रोसेस किसी चीज़ में खुद ब खुद केमिकल प्रोसेस आ सकती है, केमिकल चेंज आ सकती है, ठीक है। या हम आउटसाइड फोर्सेस के थ्रू लेबोरेटरीज में, ठीक है, या ह्यूमन फोर्स के थ्रू, यानी कि लेबोरेटरीज के थ्रू भी हम केमिकल प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे आजकल हम डिफरेंट ड्रग्स बनाते हैं, डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, वो केमिकल प्रोसेस आउट फोर्स की मदद से होती है, ठीक है। लेकिन कुछ केमिकल प्रोसेस इटसेल्फ होता है, नेचुरली होती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में केमिकल प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग फ्यूल या बर्निंग वुड, अगर लकड़ी हम जला रहे हैं, ठीक है, ये आउट फोर्स है, हम इसको यहाँ से जला रहे हैं, तो इसमें ये जो जलने का प्रोसेस है ये है केमिकल प्रोसेस, ये है केमिकल चेंज, ठीक है। तो केमिकल चेंज के थ्रू भी रिसोर्स अपने आप को दोबारा रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर आपको इग्निशियस रॉक का मीनिंग याद होगा तो वहाँ पे जब इग्निशियस रॉक बनती है, फिर बनती है वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी एक केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन वो वहाँ पे केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है, जब चेंज फिर मेटामॉर्फिक होता है। तो इसी तरीके से आपने याद रखना है केमिकल प्रोसेस का मतलब है, यानी कि केमिकल प्रोसेस या तो खुद ब खुद भी हो सकती है या आउट फोर्सेस के थ्रू भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कुकिंग एन एग, आप एग जो है तैयार करते हो, यानी कि हमने एग जो था इसमें हम अब यहाँ पे एग का प्रोसेस हम चेंज कर रहे हैं, उसकी केमिकल प्रोसेस यहाँ पे हो रही है, तो ये है केमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो केमिकल प्रोसेस के थ्रू भी रिसोर्स अपने आप को, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स अपने आप को, रिन्यूएबल रिसोर्स अपने आप को यानी कि रिन्यू कर सकते हैं। अब है फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस का मतलब है, यानी कि यहाँ पे आपको मैं कहूँगा, फॉर एग्जांपल अभी मैंने कहा बर्निंग फ्यूल, ये क्या है, ये केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब थिंग्स लाइक डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, अगर हम वाटर के साथ साल्ट को मिक्स करते हैं, अगर हम वाटर को साल्ट के साथ या साल्ट को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, ये यहाँ पे फिजिकल चेंज है। क्या है? फिजिकल चेंज है, ठीक है। ये वाटर है और ये साल्ट रहा, तो साल्ट को अगर हम क्या, डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, अगर हम साल्ट को किस में लगाएंगे, वाटर में, यानी कि एंटर करेंगे, तो फिर हमें साल्ट नज़र नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या, इसको हम कहते हैं फिजिकल प्रोसेस, फिजिकली हमने इन चीज़ों को मिक्स किया, ठीक है। तो ये याद आपने है। या फ्रीजिंग वाटर इनटू आइस, अगर वाटर जो है, वाटर यहाँ पे फ्रीज होता है, ठीक है, ये भी फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। या अगर वाटर जो है मेल्ट होती है, ये भी फिजिकल ये प्रोसेस है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, यानी कि फिजिकल प्रोसेस के थ्रू भी, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू भी, यानी कि फिजिकल प्रोसेस का मतलब है जब एक चीज़ अपनी शक्ल पूरी तरीके से तब्दील करता है, उसको हम फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। उसकी फिजिक में, उसकी जो फिजिक है, यहाँ पे साल्ट जो था ये पहले फिजिक में था, लेकिन जब इसको हमने वाटर में एंटर किया तो यहाँ पे इसकी फिजिक चेंज हुई। तो फिजिकल चेंज के थ्रू भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है अपने आप को रिन्यू करते हैं। आपने यही याद रखना है, ओनली 3 प्रोसेस के थ्रू रिन्यूएबल रिसोर्सेज अपने आप को रिन्यू कर पाते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल। अब है मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस कंसर्न विथ मशीन्स और मशीनरी, ठीक है। यानी कि वो चीज़ जब हम किसी चीज़ को रिन्यू और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, ठीक है।
विद द हेल्प ऑफ मशीनरी। मशीनरी का मतलब है कि हाथों से भी, ठीक है, या मशीन के थ्रू भी अगर हम किसी चीज़ को रिन्यू कर पाते हैं उसको भी हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स अपने आप को मशीनरी के थ्रू भी, मशीन के प्रोसेस के थ्रू भी यानी कि अपने आप को रिन्यू कर पाते हैं। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि इस मैकेनिकल प्रोसेस में यहाँ पे कौन कौन सी वो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, ठीक है, वो यहाँ पे अलग है, ठीक है, तो वो भी इसमें होता है। लेकिन आपने शॉर्ट में यहाँ पे फिजिक्स का कंसेप्ट यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिजिक्स का अलग है। तो मैकेनिकल प्रोसेस है कंसर्न विथ मशीन्स और मशीनरी। जब कोई चीज़ या किसी चीज़ को हम मशीन के थ्रू, ठीक है, कंट्रोल करेंगे या उसमें चेंज लाने की चीज़ कोशिश करेंगे, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से रिन्यूएबल रिसोर्सेज अपने आप को रिन्यू कर पाते हैं मगर विद द हेल्प ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। अब है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी एक यानी कि अंडर एग्जॉस्टिबिलिटी के एक टाइप है। नॉन रिन्यूएबल का सिंपल यहाँ पे नॉन आगे है, ठीक है, तो नॉन का मतलब है नहीं, यानी कि वो रिसोर्सेज जो अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मगर अगर ये कर भी पाते तो इनको बहुत ज़्यादा जियोलॉजिकल टाइम प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, इनको बहुत ज़्यादा जियोलॉजिकल टाइम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तब जाके ये रिन्यू, यानी कि इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज से ये ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, हद से ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा मैं बोलूँगा जियोलॉजिकल क्या होता है। जियोलॉजिकल मतलब है जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ हिस्ट्री, स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। स्टडी आप खुद भी लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्थ's क्रस्ट, ठीक है। जब अर्थ का जो क्रस्ट है, इनर क्रस्ट एंड आउटर क्रस्ट, अपर लेयर ऑफ द अर्थ जिस पे हम रहते हैं, ठीक है, और जो इसका इनर है, जब उसमें चेंज आती है उसको हम कहते हैं जियोलॉजी, उसको हम कहते हैं जियोलॉजी, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? दीज रिसोर्स आर वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, इनको बनने में बहुत ज़्यादा जियोलॉजिकल टाइम लगता है। जियोलॉजिकल के कुछ पीरियड्स है, यहाँ पे मैं वो लगभग 4 पीरियड्स है, ठीक है। एक है पैलेस्टोसिन पीरियड, जियोनिक पीरियड, बहुत सारे पीरियड्स है जियोलॉजिकल पीरियड्स, ठीक है। पैलेस्टोसिन पीरियड का मतलब है 1 मिलियन ईयर्स से लेकर 11,000 ईयर्स तक, ठीक है। तो ये कुछ पीरियड्स है। इस तरीके से आपको समझ आएगा कि जियोलॉजिकल पीरियड क्या होता है, यानी कि ज़मीन में जो चीज़ क्रस्ट में बनती है उसका जो टाइम पीरियड लगता है उसी को हम जियोलॉजिकल टाइम कहते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है इनको बनने के लिए बहुत ज़्यादा जियोलॉजिकल मिलियंस ऑफ ईयर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन यानी कि मिनरल्स। फोसिल फ्यूल्स क्या है? फोसिल फ्यूल भी ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। फोसिल फ्यूल मतलब वो रिसोर्सेज जो बनते हैं जब प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है डेड होते हैं। जब प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड होते हैं उससे जो रिसोर्स बनता है उसको हम फोसिल फ्यूल कहते हैं। फोसिल का मतलब ही यही है, यानी कि जो बनता है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के डिके होने से, ठीक है। फ्यूल का मतलब क्या है? यहाँ पे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, ये आएंगे फोसिल फ्यूल में। फोसिल फ्यूल में कौन कौन सा गैस आता है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये आएंगे किस कैटेगरी में? ये आएंगे फोसिल फ्यूल की कैटेगरी में। तो ऑलरेडी जो मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, चाहे मेटल्स नॉन मेटल्स या फोसिल फ्यूल्स, ये सारे रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल। अगर एक बार इनको यूज़ करेंगे, ठीक है, तो जितना भी कोटा इनका हमारे पास स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होगा, अगर हमने उसको एक बार में ही फिनिश किया, ठीक है, तो उसका मतलब है फिर ये रिसोर्स जल्दी आपने आपको रिन्यू नहीं कर पाएगा जिस तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्स कर पाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा जियोलॉजिकल टाइम पीरियड की ज़रूरत होती है। तब तक पता नहीं है कि कितनी जनरेशन्स हो चुकी होंगी, ठीक है। तो दीज रिसोर्स टेक मिलियंस, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं ईयर्स इन दियर फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये मेटल जो है स्पेशली नॉन
रिन्यूएबल रिसोर्सेज के जितने भी मेटल्स है या रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में जितने भी रिसोर्स आते हैं, इन रिसोर्सेज को एक कंट्री की गवर्नमेंट जो को है डेफिनेटली इनके लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, इकोनॉमिक्स की हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ती है बेसिकली इन रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि ये लिमिटेड होते हैं, इनको मैनेज करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकि लोगों की नीड्स भी फुलफिल हो जाए और इनको भी नुकसान ना हो जाए, फ्यूचर के लिए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो जाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये रिसोर्सेज अवेलेबल रहे, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज जो है इसमें मेटल्स आते हैं, ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट कंट्री लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे कहा जाता है कि रिसाइकलिंग करो, ठीक है। इन रिसोर्सेज की हमेशा हम चाहते हैं कि ऑलरेडी जो स्टॉक हमने निकाला है हम उसी को यूज़ करें, ताकि जो बाकी स्टॉक ज़मीन के अंदर है या जहाँ पे ये अवेलेबल है उसको वो स्टॉक यानी कि वो स्टॉक वहाँ पे अवेलेबल रहे, ताकि फ्यूचर जनरेशन एक कंट्री की यानी कि सफ़र ना हो जाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है इनका जो फोकस किया जाता है, इनका फोकस किया जाता है कि इनकी रिसाइकलिंग होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल, लेकिन अगर इसमें भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में भी जो है कुछ रिसोर्सेज को हम रिसाइकल कर सकते हैं, कुछ रिसोर्सेज को रिसाइकल नहीं कर सकते। यहाँ पे हम रिन्यू कर सकते हैं, सॉरी तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो इस पे क्लिक हुआ तो वीडियो यहाँ पे स्किप हुआ, तो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि आपने याद रखना है, ठीक है, क्या होता है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है ये भी यानी कि इसमें भी कुछ रिसोर्स है जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जिनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, यानी कि मेटल्स को अगर हमने निकाला है एक्सट्रैक्ट करके, अगर इनको हम यूज़ कर रहे हैं तो हम इनको रिसाइकल भी करें। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी मेटल से आयरन हमने निकाला, आयरन से हमने गाड़ी बनाई है, ठीक है, अगर ये गाड़ी जो है कुछ टाइम के बाद इसका ये अब इसकी जो कैपेबिलिटी थी या वैलिडिटी वो ख़त्म हो चुकी है, तो अब ये सीज हो चुकी है आप समझो, तो इसका जो ओल्ड मटेरियल होगा उसको हम दोबारा से इंडस्ट्री में रिन्यू कर सकते हैं और दोबारा से इसको एक नई फ्रेश गाड़ी बना सकते हैं, उससे जो मेटल है वो भी सेव रहेगा और गाड़ी भी नई बनेगी। लेकिन कुछ ऐसे भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जैसे जो फॉसिल फ्यूल्स है, अगर इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि ये जलाए जाते हैं, बर्न होते हैं, तो हम जो इसका धुआं निकलता है उसको हम इकट्ठा नहीं कर सकते फिर रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये रिसोर्सेज स्पेशली ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है ये रिन्यू नहीं होते, अगर होते भी है तो इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। इसमें मेटल्स आते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स आते हैं, फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में भी कुछ रिसोर्सेज रिसाइकल हो सकते हैं, कुछ रिसोर्सेज रिसाइकल नहीं हो सकते हैं। जो रिसाइकल हो सकते हैं वो मेटल्स है, ठीक है, जो रिसाइकल नहीं हो सकते हैं वो है फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा और एक देखेंगे, ठीक है, तो कल हम बाकी आगे डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे है ऑन द बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, कॉन्टिनेंटल के बेसिस पे, कंट्री के बेसिस पे, ऑल्टीट्यूड के बेसिस पे, क्लाइमेट के बेसिस पे, लैंड की जो यानी कि लैंड की टोपोग्राफी कैसी है, ठीक है, लैंड कैसी है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन लैंड है एक कंट्री में या एक कॉन्टिनेंट में, उसके बेसिस पे भी हम जो है रिसोर्सेज को यानी कि डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। और इसके बेसिस पे रिसोर्सेज के दो टाइप्स है, एक है यूबिक्यूटस, ठीक है, यूबिक्यूटस रिसोर्सेज, दूसरा है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। यूबिक्यूटस रिसोर्स वो रिसोर्स होता है, ठीक है, ubiquitous resources are those resources which are available everywhere, ठीक है, जो हर एक जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है, या which can be found everywhere, जो हर एक जगह पे पाए जाते हैं। यानी कि वो रिसोर्सेज चाहे दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स है, जिस भी कॉन्टिनेंट पे आप जाओगे वहाँ पे ये रिसोर्स आपको मिलेगा ज़मीन पे, ठीक है। उन रिसोर्सेज को हम यूबिक्यूटस रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल एयर, विंड, ठीक है, वाटर, ये आपको
ज़मीन के हर एक कंटिनेंट पे, हर एक प्लेट पे मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं यूबिक्यूटस रिसोर्स। मगर वो रिसोर्सेज, ठीक है, वो रिसोर्सेज जो किसी पर्टिकुलर प्लेस या किसी पर्टिकुलर कंटिनेंट या किसी पर्टिकुलर कंट्री में, रीजन में पाए जाते हैं, उनको हम लोकलाइज्ड रिसोर्स कहते हैं। जैसे मेटल्स, कॉपर किसी कंट्री में पाया जाता है, किसी कंट्री में नहीं। आयरन पाया जाता है किसी कंट्री में, किसी। तो वो रिसोर्सेज जो किसी कंट्री में पाए जाते हैं, किसी कंट्री में नहीं पाए जाते हैं, या किसी रीजन में पाए जाते हैं या किसी रीजन में नहीं पाए जाते, उनको हम लोकलाइज्ड रिसोर्स कहते हैं। जो रिसोर्स हर एक जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है, एवरीवेयर, उनको हम कहते हैं यूबिक्यूटस रिसोर्सेज। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपसे पूछा गया कि डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे रिसोर्सेज को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, तो 2 हिस्सों में, यूबिक्यूटस रिसोर्स एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, ठीक है। तो लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है? ये बनता है कि एक कंट्री की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, क्या वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है या ज़्यादा वहाँ पे ड्राई रहता है, वहाँ की टेरेन यानी कि लैंड की कंडीशन कैसी है, यानी कि जो प्लेन्स है क्या है, ऑल्टीट्यूड कैसा है लैंड का, तो उसके बेसिस पे यही होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में यूबिक्यूट्स एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स आएंगे। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ूंगा, 2 क्वेश्चन आपके लिए, आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जो है लिखोगे, ठीक है। लोकलाइज्ड रिसोर्स में आप मुझे बोलोगे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किस में आएंगे, ये लोकलाइज्ड रिसोर्स में आएंगे या यूबिक्यूटस रिसोर्स में आएंगे, ठीक है। और दूसरा, बायोटिक रिसोर्स किस में आएंगे, वो यूबिक्यूटस रिसोर्स में आएंगे या लोकलाइज्ड रिसोर्स में आएंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे याद रखना है कि लोकलाइज्ड रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स देखेंगे, क्या ये लोकलाइज्ड रिसोर्स की कैटेगरी में आएगा डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे या यूबिक्यूटस में, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे है कि बायोटिक रिसोर्स यूबिक्यूटस में आएगा या लोकलाइज्ड में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में जो है हम और डिस्कस करेंगे। तो इन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। अल्लाह हाफिज़।